ओके, लास्ट क्लास सिंपल रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम्स लिए थे, ठीक है। वो प्लेन सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे सिंपल। आज को थोड़ा वो लेंस मेकर फॉर्मूला बोलो, फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सब मिला के लेते हैं थोड़ा। तो दिस इज द प्रॉब्लम ये है, you have been given this kind of a setup, कॉन्वेक्स लेंस वाला सेटअप, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हो चुका था, ठीक है। सो ये हैव अ कॉन्वेक्स लेंस सेटअप और एक साइड सिल्वर्ड, ठीक, सब कुछ दिया हुआ है सर। म्यू वही 3/2 ग्लास वाला, 3/2 होता ना। इस साइड का रेडियस कितना लोगे, 60 लेते। इस साइड का रेडियस 45, ये सब डेटा दिया हुआ है और ये साइज सिल्वर्ड है, ठीक है ना। बुखारी हुआ था ना, याददाश्त मैं कौन पता है ना पक्का। लेंस पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स, ये सब पढ़ते थे। वो आर किसका है, यही हम लोग मिस कर रहे थे, हम लोग यही मिस कर रहे थे, ठीक है। मिस कर दिला कि जू नहीं आ रहा है, मजा नहीं हो रहा है। You have to find equivalent focal length of system, काम ही है, ठीक है। ये अब इसका सेटअप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, दोनों साइड के सरफेसेस का रेडियस पता है, एक साइड सिल्वर्ड है, एक साइड लाइक नॉर्मल ओपन ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्वियसली। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, ठीक है। भाई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, आइडिया क्या रहता है, ठीक। सो ये प्रॉब्लम के थ्रू लाइक दो देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक मेथड करते हैं, सेकंड मेथड से हम लोग का एक्चुअली वो क्या होता है, पावर के बारे में डिस्कशन, थ्योरी भी कवर हो जाएगा इसके थ्रू। सबसे पहले ये चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जो भी है, तो बैक टू दिस, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, ये निकालना है। तो यहाँ पे आइडिया क्या रहता है, फिजिक्स में ऑप्टिक्स के चैप्टर में आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसी का भी पूछ सकते हैं। दो तीन लेंस कॉम्बिनेशन हो, लेंस प्लस मिरर हो, दो तीन मिरर ही हो लेट्स से, ठीक है, मिरर के सामने ग्लास स्लैब हो, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी एक सिस्टम देकर पूछेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल, वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। तो कैसे निभाते हैं जिम्मेदारी, ये करना पड़ता है। फोकल लेंथ का डेफिनेशन, अच्छा याद करना, लेंस के टाइप में बोला था दो फोकल लेंथ होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो जब नॉर्मली फोकल लेंथ बोलता है या फोकल पॉइंट बोलता है, वी मीन सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड वाले को बोलते हैं। और उसका डेफिनेशन क्या था, वो लास्ट क्लास दिया था कि सर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, मतलब इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, इन दैट कंडीशन जो भी फाइनल इमेज डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा फोकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो जब बोले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, मतलब तुमको देखना है कि जो भी सिस्टम दिया रहा है ब्लैक बॉक्स में, ठीक है, जो भी सिस्टम है, आप उस पे इंसिडेंट रेज पैरेलल ले लो। वो क्वेश्चन में बोला नहीं होगा कि इंसिडेंट रेज पैरेलल, जो तुमको खुद लेना है, तुम इंसिडेंट रेज पैरेलल ले लो कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। अब तुम वो फाइनल इमेज लोकेशन निकालो, वो जो इमेज लोकेशन निकलेगा फाइनल, ठीक है, वही एक्चुअली होगा फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इस पूरे प्रॉब्लम का मतलब है कि तुम ये कंडीशन खुद ब खुद सेटअप करो, ठीक है। तो स्टार्ट योर प्रॉब्लम बाय इंसिडेंटिंग पैरेलल रेज एंड स्टेप बाय स्टेप करके निकालोगे फाइनल इमेज कहां पे, ठीक है। ओके, तो ये बन गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसी को बेसिकली फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही है, यू इंफिनिटी पे रहा तो वी एफ होगा, तो वही एफ आपका एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या बोला, ओके नाइस। तो आप क्या कर रहे हो, आप इंसिडेंट रेज को डाल रहे हो, राइट। तो आपके प्रॉब्लम में जो भी सेटअप दिया आप उसमें अब सेटअप को चेंज करा, बोले सर इंसिडेंट रेज हम डाल रहे हैं, ऑब्वियसली ऑल आर रेज आर पैरेक्सियल, हम लोग जब भी पढ़ते हैं इट इज अंडर पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। मैं इंसिडेंट रेज डाला हूं, ठीक है, पैरेलल रेज है, तो ये इस कंडीशन से आ रहा है, कीप इन माइंड u टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज वेरी वेरी फार, तभी ये रेज पैरेलल होगी। तो ये तुम खुद से कंडीशन अप्लाई करो। अब तुमको फाइनल इमेज लोकेशन निकालना है, तो फाइनल इमेज आफ्टर क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी है। तो एक बार थॉरोली सोच लो क्या होगा। सबसे पहले एयर से ग्लास में जाएगा तो एक रिफ्रैक्शन होगा, मे बी
फिर चाचा रिफ्लेक्शन होगा, फिर जब बाहर निकलेगा फिर से रिफ्रैक्शन होगा मे बी, ठीक है। सो एक्चुअली देयर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व, राइट। हमको नहीं पता, ये बहुत गंदा रफ डायग्राम है, ठीक है। मतलब रफली मैं बस समझ ले रहा हूँ व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट्स एवोल्यूशन। इमेज কখন হবে যখন সিস্টেম থেকে ফাইনালি রেস বেরিয়ে যাবে, मतलब ये वाला रे जो फाइनली निकल जा रहा है, इसके बाद अब इसका कोई फ्यूचर नहीं, डार्क है फ्यूचर, ठीक है। 11 12 यही टाइम था, कुछ करना था यहाँ पे, किया नहीं दरकार, ठीक है, जो भी है, ठीक, बहुत गंदा एग्जांपल था बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेन चीज है कि जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा दैट विल बी ड्यू टू दिस फाइनल रे व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर पहले समझ लो क्या क्या हो रहा है। पहली बार रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन। तो फाइनल इमेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के करो। आप पूरा प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ो, मतलब पहली बार रिफ्रैक्शन देखोगे, फिर वो कॉन्सेप्ट था ना, इमेज ड्यू टू वन बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट, फिर वो लगा के रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन, तारपर फाइनल इमेज, तारपर प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये लंबा मेथड लेने का रीजन है ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, तो लास्ट में देखिए। अच्छा, अगर मैं ऐसा लेता, इधर सिलवर्ट करता, लाइट से इधर से आना पड़ता ना, तो राइट टू लेफ्ट आता, पॉजिटिव तो इसको बोलता। अच्छा हाँ ठीक है, उधर से आता है, हमेशा उधर से आए, उधर उधर में भगवान बैठे लेफ्ट में, ठीक, इसलिए तो लेफ्ट से हम लोग लिखते नहीं है ना, वो बोलता है ना, ठीक है। इसलिए राइट हम लोग किसी और काम के लिए यूज करते हैं, लेफ्ट किसी और, ठीक है, खुश। हाँ, तो वही करते। আমি পেছে ফিরবো কিনা আমি জানি না, তোকে পড়াতে পড়াতে, ঠিক है। तो म्यू आर बाई माइनस म्यू आई, तो 3/2 माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस का रेडियस R160 किधर है, सामने की तरफ ही होगा कहीं पे, राइट, ओके। तो प्लस R1 होगा, तो प्लस 60, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, तो 3/2, हाँ पॉजिटिव, तो V1 आ गया आपका 120 सेंटीमीटर, सही तो, ठीक है। सो म्यू आर बाई वी, तो ये जो V1 है, ये V1 इज द फर्स्ट इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस। तो दिस इज हाफ 120, दो 60 63 180, तो V1 इज 180 सेंटीमीटर, ओके। तो फर्स्ट सरफेस पे you have a refraction leading to the first image location. V1 क्या है, V1 is the distance from P, right, कौन सा मेजर हो रहा है, it is the location of the first image at 180 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है मतलब सामने की तरफ। मतलब अगर मैं इसको सोच के अब रे डायग्राम सोचने का ट्राई करूं, इट वुड बी लाइक दिस, कि सर ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर ट्राइंग टू मीट समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे मीट करने का ट्राई कर रहा है, हट R1 लोकेशन था, लेट्स C1 बोल सकते हो, सेंटर कर्वेचर, ठीक है। ये जो लोकेशन है दिस इज पर्टेनिंग टू I1, तो फर्स्ट इमेज डिस्टेंस PI1 क्या है 180, ये क्लियर है सबको। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, लेकिन हमको पता है द रिफ्रैक्शन वोंट बी एबल टू कंप्लीट, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पहले एक डिफरेंट फिनोमेना शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन मतलब इमेज फॉर्मेशन वोंट बी एबल टू कंप्लीट। सो एक्चुअली हम ऐसे सोच सकते हैं कि सर हाँ, ये रेज वुड हैव मेट हियर, वुड हैव मेट अगर आपका ये कंटीन्यूअस एक सिंगल मीडियम रहता तो। सो दिस I1 इज लाइक अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले फिर से रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक, नेक्स्ट पार्ट हम बोलते हैं सर, आप चाहो तो यहीं पर डायग्राम में दिखा सकते हो या मैं सेकंड डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहली बार रिफ्रैक्शन हो गया, अब रिफ्लेक्शन, तो फॉर द मिरर पार्ट आप मिरर पे आते हैं, फॉर दिस पार्ट सिल्वर्ड मिरर, ठीक है। एक साइड में इधर मीडियम है, लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम का कोई रोल नहीं होता, रिफ्लेक्शन में ये सिंपली कंसर्न विद द इंटरफेस, ठीक, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, रेडियस कर्वेचर वही मैटर करता है, म्यू मैटर नहीं करता। इस सरफेस के रेस्पेक्ट में जरा सोचो, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज कौन से हैं, रिफ्रैक्टेड है, इसके लिए जो रिफ्रैक्टेड,
तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये सेम रेज इनको मिल रहे हैं चचा, ठीक है, तो सेम रेज आर इंसिडेंट रेज फॉर हिम। हौले हौले आएंगे, सब करेंगे। मैं अगर ऐसा स्टेप जंप करूँ ना तो तुम हाल लेवल पे समझे, इसलिए हम थोड़ा बारीकी से आराम से। सो यही रेज जो इस फर्स्ट केस में रिफ्रैक्टेड रेज है, यही रेज इसके लिए इंसिडेंट रेज बन जाता है। बाय दिस लॉजिक I1 becomes the next object, ऐसा लिखते थे I1 ऐसे ही O2 लिखने मतलब image due to the first refraction becomes the object for the next reflection, ठीक है। तो इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से बोलेंगे, यहां से बोलेंगे, इसके पोल से। अब बात है हम लोग हर प्रॉब्लम में लेंस थी नहीं लेते, तो ये P या यहाँ पे लेंस को यहाँ पे P एक ही बात है, पोल ऑलमोस्ट पास पास, ठीक है, हाँ पैराएक्सियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, भले डायग्राम बहुत गंदा बन गया कि कहाँ लंबा से छोटा हो गया, लेकिन यही डिस्टेंस हमारा कितना है 180, क्लियर है बात, ये 180। इस बार ऑब्वियसली वी कैन एम्फसाइज कि सर इस बार जो ऑब्जेक्ट है इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये तो मिरर मिला, मिरर के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। चलो शुरू कर दो, 1/v + 1/u = 1/u। फोकल लेंथ इसका कितना होगा, r/2 होता है, याद है ना, फोकल लेंथ मिरर्स के लिए r है 45/2। अच्छा पहली बात नोटिस करो, इसका सेंटर किधर होगा, पीछे की तरफ, समझ लिया, राइट। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है ना, इंसिडेंट लाइट, तो f में आएगा -2/45, राइट, समझा, 45/2। नेगेटिव क्यों हुआ, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, पक्का, हाँ। और v नहीं पता है, v को मैं v2 लिखता हूं, और जो इमेज बनने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 180, क्योंकि वो पॉजिटिव ही है, तो ठीक है, हाँ सर 2/45। इसको सॉल्व करो सर, देखो कहाँ कितना आ रहा है, आया -20। तो इसे पता क्या चला सर, रिफ्लेक्शन के बाद, हाँ रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज लोकेशन होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर की तरफ होगा। मैं स्टडी वो तो समझ में ही आ रहा था, पीछे इधर रिफ्लेक्ट करेगा ना एट रेस, तो मतलब अभी चाहो तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि सर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये नॉर्मली गया, नॉर्मली वापस आया, ये ऐसे क्या पीछे मीट कर ये, हाँ फॉर्म नहीं होगा, तो ऐसा, ठीक है ना, रीडायग्राम कर नहीं रहा, समझना भावना को समझ लेना तुम। ये लोग मीट कहाँ पे करते हैं, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, क्लियर है बात। अब लेकिन जब ये लोग व्हेन दे आर कमिंग आउट दे वोंट बी एबल टू मीट, क्योंकि फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम देने का मेन रीजन क्या है, ये आपको प्रैक्टिस हो जाता है अच्छे से, ठीक है, ये सब बार बार लिखने का तरीका ये सब क्लियर हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है, क्यों लो लिखे होने चाहिए यू टेकी यू इमेजेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस অরিজিনাল কোথা থেকে নিচ্ছি, অবজেক্ট ডিস্টেন্স, এটা এই কোশ্চেনটা কার জন্য লিখছি, किस केस के लिए, মানে মিররের জন্য। তো অবজেক্ট ডিস্টেন্স আমি কোথা থেকে মেজার করছি, ডিস্টেন্সটা কোথা থেকে মেজার করছি, অরিজিনটা কোথায়, অরিজিন কোথায়, অরিজিন ওইটা ওইটা কি, ওইটা ওইটা কি পি লেখা দেখতে পাচ্ছিস না, পড়তে জানিস না, উল্টাই অরিজিন। তো অরিজিন থেকে আমি মেজার করছি, পোল থেকে মেজার করছি। ऑब्जेक्ट কোনটাকে বলে, और ये सब क्लियर है तो तुम्हारा ये डाउट नहीं है, इसलिए तो मैं तुमसे ही पूछ ले रहा हूँ, तुम खुद ही आंसर देगा, फिर खुद ही क्लियर हो जाएगा। पहला चीज यूज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन किधर मेजर करेंगे, किसको मेजर करेंगे, तो उसके लिए जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। 3-4 क्लास से चले आ रहा है, नहीं जो तुम होती हो तुम होती है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, अरे এটা তো ফান্ডামেন্টাল, তাই জন্য এগুলো বলি, অবজেক্ট
किसी भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। आप ये सरफेस को पता नहीं चल रहा है कि इसके पास्ट में क्या हुआ है, कहां पे इंफिनिटी पे किसी कुछ नहीं पता चल रहा है। इस सरफेस को क्या मिल रहा है? डायरेक्टली दीज इंसिडेंट रेज। उसको इंसिडेंट रेज कहां से है वो लोग रिफ्रैक्शन करके, इसको कुछ नहीं पता चल रहा है, उसको बस अपने लोकेलिटी में बात करना है। तो उसके लिए इंसिडेंट रेज ये दोनों है। अब वो डेफिनेशन लगाता वो कि एवरीबॉडी ऑप्टिक्स में ये डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट अब किसको बोलते हो? जहां पे इंसिडेंट रेज मीट कर रहा है, इंटरसेक्शन। ঠিক আছে, নরমাল রিয়েল অবজেক্ট হলো এখান থেকে বের হয় রেজ গুলো। ঠিক আছে, মানে যেমন কি এমনি যদি একটা রিয়েল অবজেক্ট হয়, রেজ বের হচ্ছে, কোন একটা মিরর এই রেজ গুলোকে পাচ্ছে, মিরর অবজেক্টকে দেখে না, কেসে কি করে দেখতে পারবে? মিরর তো রেজের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে না, ও এইগুলো দেখবে। কিন্তু আমরা এজ থার্ড পারসন আমরা জানি কি এগুলোকে প্রডিউস করে পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশনে কি পাবো? অবজেক্ট। ऑप्टिक्स चैप्टर है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो इसके लिए इंसिडेंट रेज ये दोनों थे। ये लोग कहाँ मीट कर रहे हैं? पीछे मीट करेंगे कभी? सामने में मीट कर रहे हैं। और कहाँ पे? जो पहले इमेज था, तो वहीं पे तो कॉन्सेप्ट आता ना कि इमेज ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्शन बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर द रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट 180 सेंटर पर, ये पॉइंट दैट बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलेंगे? PO2, दैट विल बी 180। समझ में आया बात? करो, मना किसने किया है? पहले क्लास में यही सब डिस्कस किए थे, सब रिकॉर्डिंग में है, गधा कहीं का। ठीक है, तो वीडियो को -20 आ रहा है लेट से, पीछे फॉर्म हो गई इस बार। अब थर्ड पार्ट में आता है, फिर से ये सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद द रेज आर सपोज टू मीट एट 20 সেন্টিমিটার। রেজ গুলো কিছু কিছু এইরকম মিট করে ট্রাই করছে। ये हो गया तुम्हारा I2, द सेकेंड इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। बट यही बन जाएगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रेज है फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है मिरर के लिए, दिस आर लाइक द इमेज लोकेशन। लेकिन इस सरफेस के लिए यही हो गया इंसिडेंट रेज, तो बन गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? रे डायग्राम से तुमको ही पता है सर, डेंसर टू रेयर दे टर्न अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एमनी हो जाए ना। दिस वुड बी द फाइनल इमेज। আমাকে फाइनल इमेज डिस्टेंसটা বার করতে হবে স্যার, ये पोल। अब यहां पे फिर से लगाओ म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू। यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग मीडियम कौन सा है? एयर। मैं फटाफट लगाता हूँ, एयर बाई वी वही नहीं पता, वही तुमको निकालना है। वी एक्चुअली होगा ये पी आई वाला डिस्टेंस ही वी है, यही तो निकालना है। यही फाइनल इमेज डिस्टेंस है, माइनस इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये भीतर वाला। क्योंकि रेज कहाँ पे? वहां पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वो मैटर नहीं करता, ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल है। वन सेकेंड, ऐसे मत सोचना सर ऑब्जेक्ट हवाई আছে আবার 1 लिखे दो, वाह नहीं। मिरर के लिए, लेंस के लिए मैटर क्या करता है? द रेज। इंसिडेंट रे किस मीडियम में है? रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में? इंसिडेंट रे इज एन मीडियम ऑफ 3/2, तो म्यू आई होगा 3/2। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब तुम सोचोगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि इंसिडेंट रेज कहां पे मीट कर रहे हैं? यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना आया था? यही डिस्टेंस को आपने कितना बोला है? 20। यही तो 20 है ना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट किधर है? राइट टू लेफ्ट। सर ये पॉजिटिव, सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/v माइनस ये मैंने म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाई रेडियस। अच्छा इसका रेडियस हाँ इधर आएगा ना, C1 लेट से, वो 60 था लेकिन पॉजिटिव इधर है, तो ये तो क्या आएगा? -60। ये फाइनल इमेज हो तो कौन सा আসবে? इट हैज हाँ v is 12 সেন্টিমিটার পজিটিভ ডাইরেকশন में, मतलब तो देख ওইটাই ভাব না, p থেকে I2 ছিল 20, वो और पास में मीट कर जा रहा है बिकॉज डाइवर्ज मोड ना होता ना, रेयर टू डेंसर टू रेयर टर्न्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो पास में मीट कर गया, तो कितना कहाँ मीट कर रहा है? 12 पे मीट कर रहा है। ये है फाइनल इमेज डिस्टेंस। माने पूरा सिस्टम, अगर आप पूरा सिस्टम को समराइज करो तो होलोटे की ये पूरा सिस्टम इसने क्या किया? तुमने इंसिडेंट रेज इसको दिए इंफिनिटी से पैरेलल, इसने जो भी अंदर पता नहीं एंग बैंग बहुत कुछ किया, अल्टीमेटली रेज यहाँ पे मीट किया, यहाँ पे इमेज है। ये जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है यही बन जाता हमारा फोकल
लेंथ। फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट ही है किसके लिए, फॉर दिस सिस्टम। यही हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो 12 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ साइन कन्वेंशन आप बोलोगे सर ये नेगेटिव फोकल लेंथ। विद रेस्पेक्ट नहीं, इसके रेस्पेक्ट में अगर बोलो पूरे सिस्टम के लिए बात कर, फॉर द एंटायर सिस्टम द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज, और आप बोलते -12। ठीक है। ओके। बीच में रेडियोग्राम में इतना कुछ हुआ, इधर उधर बाप रे बाप बहुत कुछ किया, फर्क नहीं पड़ता। हमको फाइनल कंक्लूजन मिली, सुन ले एक बार ये खत्म कर ले। तो सिंस वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, और ये फाइनल इमेज लेकिन रियल, ये रियल है ना। तो यहां से लोग बोलते हैं कि सर ये पूरा जिनिस एक्चुअली की বোঝাচ্ছে कि सर दिस सिस्टम व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ सिल्वर सरफेस, इट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू वन सिंगल कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर মনে আছে रियल इन्वर्टेड इमेज हो तो रिकॉल करो। कॉन्वेक्स मिरर है सबसे वर्चुअल इमेज हो, कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड इमेज हो सकता है। तो ये रियल इन्वर्टेड का तो बात नहीं कर रहा, ये तो पॉइंट इमेज है। लेकिन कॉनकेव मिरर रिकॉल करो, पैरेलल इंसिडेंट करते थे बचपन से पढ़े हो यार, क्या होता है, दे मीट एट द फोकस, याद है ना, वहां पे एक ही फोकस होता था। तो एक्चुअली मैं ये बोल सकता हूँ कि माय सिस्टम इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू अ कॉनकेव मिरर, इट्स इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर। ঠিক আমি অ্যাকচুয়ালি ইকুইভ্যালেন্ট ভাবছি, ইকুইভ্যালেন্টের মানে দেখবি ক্লাস 11 থেকে বলেছি, ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি, এক্সটার্নাল টু দ্য সিস্টেম নাথিং চেঞ্জেস। মানে এই সিস্টেমটা যদি ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी থাকে, इमेज কোথায় হচ্ছে 12 है, একটা इक्विवेलेंट मिरर जिसका फोकल लेंथ 12 है, उससे अगर रिप्लेस करो तो सेम आंसर मिलेगा ना। अब इंसिडेंट रेज जो इन्फिनिटी से, वो फाइनल इमेज कहां पे होगा, फोकस पे होगा। बात क्लियर है। तो बस क्लियर हो चीज। तो हम लोग एक्चुअली टेक्निकली वी आर डूइंग दिस, टेक्निकली वी आर रिप्लेसिंग द सिस्टम बाय एन इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर। ठीक, लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ ये रिलेटेड थ्योरी। पावर पढ़े हो सब, पावर ऑफ अ लेंस बचपन, या पावर ऑफ मतलब पावर ऑप्टिकल पावर, चश्मे का पावर। ठीक है। ओके। पावर क्या होता है, क्या मेजर करता है, नहीं नहीं मैं वन पे नहीं बना, मैं क्या मैंने व्हाट इज इट ट्राई टू मेजर। हाँ देखो बच्चे पढ़ाई करके आएंगे कि मैंने आज की मैंने नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़े हो, पहली बार पढ़ के आया सर आज की पढ़े। इट्स अ मेजर ऑफ डिविएशन। ठीक है। पावर का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो लाया इसलिए गया ताकि हमको डिविएशन मेजर करना है। ठीक है। कोई भी सिस्टम, जनरली कोई भी सिस्टम, इट इंट्रोड्यूसेस अ डिविएशन इन द रेज। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेते हैं थोड़ा। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज आए उनको कन्वर्ज करवाता है। अरे कन्वर्ज करवाने का मतलब ही क्या है, उसको डिविएट करवा देता है। डिविएट मतलब क्या, जिधर जा रहा था उससे हटा दिया। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस हेल्प्स इन डिविएशन। अ ग्लास स्लैब वोंट कंट्रीब्यूट एनी डिविएशन। क्यों, ग्लास स्लैब में पैरेलल रेज आता है, तो होपफुली पढ़े होगे, पैरेलल डिस्प्लेस होता है। अरे भाई पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऐसा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिविएशन एंगल कितना है, 0। डिविएशन कैसे मेजर करते पता है ना, जो इमर्जेंट लाइन है इंसिडेंट लाइन दोनों को प्रोड्यूस करके देखो कट कर रहा है कि नहीं, और कट कर रहा है तो उनके बीच का एंगल निकाल, दैट इज डिविएशन। ये तो पैरेलल है तो भाई एंगल 0 पकड़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको प्रोड्यूस किया उसको प्रोड्यूस किया, कितना डिविएट किया। तो डिविएशन इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नॉट जस्ट यूज्ड फॉर लेंसेज एंड स्लैब्स, नहीं, डिविएशन कैन बी यूज्ड फॉर मिरर्स एज वेल, डिविएशन कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑप्टिकल सिस्टम। प्रिज्म, इनफैक्ट डिविएशन पहले जनरली प्रिज्म में ही पढ़ाया जाता है, डिविएशन लेके ज्यादा कुछ बात क्लास 10 में जिन लोगों का प्रिज्म था। ठीक है। ऐसा होता है ना, प्रिज्म के अंदर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हमको नहीं कंसर्न करना है। ठीक है। ओके। आप बस इंसिडेंट रे को देखो, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे को देखो, दोनों को पीछे प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, रफली स्पीकिंग। तो इंसिडेंट के डायरेक्शन से, इंसिडेंट के डायरेक्शन से इमर्जेंट रे जितना घूमा है, दैट इज अ मेजर ऑफ डिविएशन, दैट इज अ डिविएशन एंगल। ठीक है। तो आप बोलता है कि सर एनी ऑप्टिकल सिस्टम इन लाइक इन ऑप्टिक्स इट कैन कंट्रीब्यूट टू सम डिविएशन। पावर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज ट्राइंग टू मेजर द डिविएशन। ठीक है। पावर डिविएशन को मेजर करने का ट्राई करता है। ठीक है। अब तो यहाँ पे ये लिखते थे कि पावर का जो कॉन्सेप्ट है इट्स प्रोपोर्शनल टू डिविएशन।
तो हम लोग देखते हैं कि फॉर ऑप्टिकल सिस्टम लेंसेज एंड मिरर्स के लिए पावर का जो रिलेशन था मैथमेटिकली वो tan डेल्टा की तरह आता है, डिफाइन करता है, ठीक है। लेकिन वही पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन पढ़े होंगे तुम लोग। पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन क्या है जो इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं ऑप्टिक्स में? सर इफ एंगल इज स्मॉल sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो बात है tan डेल्टा लिखो या डेल्टा लिखो, बात एक ही। हम लोग मान के चलते हैं जितना डिवीजन है छोटा ही, ठीक है। सो ऑलमोस्ट मान लिया जाता है कि सर p इज ऑलमोस्ट सेम एज डेल्टा, इट्स अ मेजर ऑफ द डेविएशन। नाउ हियर कम्स द नाइस थिंग, अगर लेंस के लिए बात की, बिफोर वी टॉक अबाउट लेंस, कन्वेंशन, एक कन्वेंशन का बात करते हैं, ठीक है। डिविएशन दो तरह से हो सकता है, ठीक है। मैथ्स के सेंस में बात करो, डिविएशन ये जो एंगल है इट कैन बी मेजर्ड इन टू वेज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तरीका ये है कि इंसिडेंट से इमर्जेंट की तरफ जाओ, ठीक है। अब सपोज किसी एक सेटअप में, लेट्स से मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। दो तीन चीजें समझेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से क्लॉकवाइज अगर डिविएशन है तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, ऑब्वियसली मैंने एंटी क्लॉक तक है नेगेटिव, ओके। बोलने का मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा। नहीं नहीं, ये हम लोग सेट कर, मतलब सेट करने का क्या है, मतलब ये सब बेसिकली पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जैसे मैथ्स में हम लोग करते हो, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के लिए कन्वेंशन तो लेना पड़ेगा, तो वैसे ही तो डिविएशन जो भी है एंगल का पार्ट है, तो ज्योमेट्री के लिए बोलते हैं सर एक कन्वेंशन इनहेरेंटली आ जा रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। पावर के लिए भी कन्वेंशन होता है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा देखिएगा, ये है कन्वेंशन फॉर डेल्टा, डेल्टा के लिए। तो पावर के लिए कन्वेंशन ये होता है, अगर आपका सिस्टम कन्वर्जिंग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ये वाला, तो इंसिडेंट के कंपैरिजन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ना, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, कन्वर्जिंग है, तो पावर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इफ यू हैव अ डाइवर्जिंग सिस्टम, जैसे कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ठीक है, पैरेलल रेज है बट दे विल डाइवर्ज लाइक दिस। इसमें क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रोटेशन सेंस, तो यहाँ पे डेल्टा को भी नेगेटिव बोलेंगे, पावर भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नॉट जस्ट फॉर लेंस, फॉर एनी सिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, आपके चश्मा का लेंस वो भी तो लेंस ही होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, व्हाटएवर, मिरर्स, सबके लिए ये गाइडलाइन है। कोई ऑप्टिकल सिस्टम अगर कन्वर्जिंग है, ओवरऑल उसका पावर पॉजिटिव आना चाहिए। कोई ऑप्टिकल सिस्टम ओवरऑल डाइवर्जिंग है, पावर नेगेटिव आना चाहिए। हम लोग का जब जो लोग चश्मे से, यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग चश्मे से, ऑड वन आउट, ठीक है, कुछ नहीं आता तो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे सबका ही नेगेटिव पावर आएगा। तो जब बोलते हैं कि चश्मे का पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव होने का मतलब है कि जो लेंस यूज कर रहा है दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव बेसिकली, ठीक है, ओके। तो हम लोग का डाइवर्जिंग, हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं जिन लोगों का भी नेगेटिव पावर होता है। नॉर्मल, हम लोग कोई बुढ़ाया नहीं, मतलब भाई मायोपिया मतलब हम लोग के लिए जो यूज हो रहा है लेंस, करेक्टिंग लेंस, दैट इज कॉनकेव, पावर हम लोग का नेगेटिव। हाँ, साइड में मोटा है, बीच में पतला है, राइट राइट, गुड, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम लोग चश्मा ऐसे नहीं रहता है, ठीक है, तो मजा आता बाहर में इसमें निकला होता, ठीक है। हम लोग चश्मा ऐसे रहता है ना, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। हाँ, टोनी स्टार्क बनाओ, उनका चचा बनाओ, कोई भी, बीच में पतला रहता है, साइड में मोटा रहता है, ठीक है। तो जो भी है, ये आइडिया रहता था, ये मेन गाइडलाइन है। नाउ कन्वेंशन का पार्ट आप यहाँ पे नोटिस करो, लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए एक चीज समझते हैं, दो लेंस लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे समझाता हूं। सपोज कंसिडर टू लेंस, एक का फोकल लेंथ एफ प्राइम, एक का फोकल लेंथ एफ डबल प्राइम, ठीक है। लेट्स से एफ डबल प्राइम इज लेस देन एफ प्राइम, माने इसका फोकल लेंथ कम है, मतलब दोनों पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट की है तो विल ऑब्वियसली स्टार्ट कन्वर्जिंग। लेकिन ये यहाँ पे फोकल लेंथ छोटा है, मतलब दे विल कन्वर्ज क्लोज, ठीक ना, और यहाँ फोकल लेंथ दूर में है। अच्छा, बेसिक ज्योमेट्री लगाओ, किसमें डिविएशन ज्यादा है, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे डिविएशन एंगल अगर चेक करते हो, डेल्टा प्राइम बोलते हैं, और यहाँ पे डिविएशन एंगल चेक करते हो, डेल्टा डबल प्राइम, ऑब्वियसली डेल्टा डबल प्राइम इज ग्रेटर देन डेल्टा प्राइम।
व्हाट यू नोटिस इज दिस, मैंने फोकल लेंथ और इसको नोटिस करो कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ जार बेसी और डिविएशनটা কিন্তু কম, इसको ज्यादा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है, हाँ सर ওই যে বই দেওয়া ছিল যে tan ডেল্টা ইকুয়াল টু h বাই f, तो सर वो নিজে নিজে h টাকে 1 করে ना वो, हाँ मतलब बात वही रहता है, उसको यूनिटी पकड़ लेता है। क्यों? ठीक है, कन्वेंशन मतलब कन्वेंशन में इट्स लाइक दैट इज हाउ वी डिफाइन इट कि आप पर यूनिट हाइट को लेके कर रहे हो। इट्स मेनली इट्स मतलब द फैक्टर है ना कि हम लोग वहां पे कुछ और भी फैक्टर लिख सकते थे, लेकिन वो चीज़ है वो फॉर गिवन लेंथ इट विल बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, वो एच जो रहेगा वो कांस्टेंट है, मतलब हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ पर यूनिट हाइट के लिए देख रहे हैं, हम लोग बस देखना चाह रहे हैं कि अगर जैसे ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होता है ना कि लाइक यूनिट हाइट कितना राइज करोगे फॉर गोइंग हाउ मच डिस्टेंस, उस तरह कॉन्सेप्ट हम लोग मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जनरली क्या करता है वहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कुछ रखता है, सर कुछ के बाई एफ हो, तो जनरली यहाँ ट्राइंगल को लगेगा एच बाई एफ तक। ठीक है, तो वो देखो अप्रोक्सीमेटली 1/3 यूनिटी, जस्ट बिकॉज वो लोग पर यूनिट में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं आता हूँ बिकॉज वो देखने में ही थोड़ा वियर्ड लगता है। मेन चीज वन थिंग दैट यू कैन ऑलवेज एस्टैब्लिश इज दैट कि पावर जो मतलब पावर का रिलेशन है डायरेक्टली विद डिविएशन, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन, लेकिन डिविएशन का रिलेशन है इनवर्स विद फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ जो तो बेसी डिविएशन उतना कम, इसके कारण दिस इज द रीजन व्हाई यू कैन से सर पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अब वही बात है यहाँ पे कांस्टेंट में के आता कुछ, ठीक है, तो हम लोग उसको यूनिटी पकड़ लेते हैं, मतलब उसको डिफाइन कर रहे हैं, इट्स अ पैरामीटर दैट वी जस्ट डिफाइन इट, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को 1 मान के चल लेते हैं। ठीक है, 1 अच्छा चीज हमेशा नहीं होता, मार्क्स ठीक है, तो पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये हम लोग इस लॉजिक समझते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्यों, व्हाई नॉट डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज ये रहता है कि सर इफ यू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट टू अ मिरर, मिरर है किंतु चापच, चाप की सेंस सुन लो, मिरर में पावर इज डिफाइंड एज -1/f। ठीक है, लेंस में 1/f, मिरर में -1/f, रीजन है द कन्वेंशन पार्ट। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ ऑफ 8 है गारंटी, क्योंकि जिसका फोकल लेंथ जितना बड़ा वो दूर में मिट कर रहा है, मतलब डिविएट कम कर रहा है, लेकिन माइनस क्यों, अब ये समझो वही चीज। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सर लेंस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए अगर बात करते कॉन्वेक्स लेंस, वो उसका फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, एंड इट इज अ कन्वर्जिंग सिस्टम। कन्वर्जिंग सिस्टम मतलब उसका पावर भी पॉजिटिव। देन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की कौन है, माने इस तरह का मिरर, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है क्योंकि इस साइड में रहेगा, लेकिन ये तो डाइवर्जिंग लेंस मिरर होता है ना, डाइवर्जिंग मतलब इसका पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सो न्यूमेरिकली स्पीकिंग यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है लेकिन इसका पावर होना चाहिए नेगेटिव, तो हाउ डू यू एग्री दैट, आप फॉर्मूला में एक माइनस यूज करो। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि मिरर्स के लिए फॉर्मूला में ऑलरेडी -1/f। ठीक है, सो पावर एंड रेडीमेड फॉर्मूला अगर +1/f फॉर लेंस और -1/f फॉर मिरर्स। सो पावर से रिलेटेड इतना कुछ बात करना था, लेकिन कॉलेज के हमने देखी कि देयर आर सर्टेन न्यू टर्म्स लाइक क्या, ऑनलाइन देख लो, ऑफलाइन में ऑनलाइन देख। हाँ, अच्छा, तो अब पावर से ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गए, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर ये इसी का पार्ट है, मतलब हम लोग बस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है सर, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या रिफ्रैक्शंस हुए, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या रिफ्रैक्शंस, ठीक है, in that case sir net deviation will be summation of individual deviations I varies from 1 to n। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज एक लाइट रे गया, वहां पे कुछ हुआ, वो ऐसे बैठ गया, फिर कुछ लेट्स से ऐसे बैठ गया। ठीक है, जस्ट ज्योमेट्री फॉलो करो, यहाँ पे लेट्स से मिरर था, यहाँ पे कुछ एक लेंस था, प्रिज्म था, कुछ एक हुआ टेस्ट पेस्ट में, यहाँ पे लेट्स से प्रिज्म ले लो, यहाँ पे हो सकता है मिरर ले लो। अगर कोई पूछता है कि फॉर दिस सिचुएशन व्हाट इज द नेट डिविएशन, लेट्स से यहाँ पे डिविएट किया था बाय Δ1,
हर बार तुम लोग नोटिस करना कैसे मैं दिखा रहा हूँ एरो फ्रॉम इंसिडेंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट रे, ठीक है, इमर्जेंट डिविएशन ऐसे करना है इंसिडेंट से उसकी तरफ। तो ये दो डिविएशंस में इंडिविजुअल डिविएशंस। अच्छा ये नेट डिविएशन बार को क्यों करो, बीच में क्या है भूल जाओ, स्टार्टिंग वाला और फाइनल वाला देखो, प्रोड्यूस कर दो और इनिशियल वाले को प्रोड्यूस कर दो, ये हो गया नेट डिविएशन, राइट। अच्छा ये ज्योमेट्री देख तो बेसिक ज्योमेट्री लगा के सोचो नेट डिविएशन कितना आएगा, ठीक है, इसको प्रोड्यूस मतलब बेसिकली इस पॉइंट पे सोचो, उधर और इधर दोनों रेज है, तो ये नेट डिविएशन हुआ, ठीक है ना, इंसिडेंट से इसकी तरफ। तो ज्योमेट्री लगा के सोचो डेल्टा नेट कितना आएगा, यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, एक्सट्रीम एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, तो कितना आएगा डेल्टा 1 प्लस आया था। तो अगर सिर्फ दो नहीं 4 5 कितना भी होगा डिविएशंस, तो नेट डिविएशन इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिविएशंस। व्हाट इज इंटरेस्टिंग व्हेन यू मेंशन सम यहाँ पे, लेकिन तुमको साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है, ठीक है। नोटिस कर दोनों के इसे डिवीजन को इंडिविजुअल डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों ही क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉकवाइज सेंस में होगा, दोनों पॉजिटिव। बट टेक एन एग्जांपल लाइक दिस, गया लेट्स से इधर गया एंड देन इधर, या थोड़ा ऐसे उधर लेते हैं, एक उधर दिखाना ज्यादा करना, हाँ लेकिन आई जस्ट वांट टू दिखाने के लिए ऐसे। पहले वाला डिविएशन इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्ट, ये जो भी इमर्जेंट रे है डेल्टा 1 ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नोटिस करो ये इंसिडेंट था उधर, हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एक्चुअली आएगा माइनस डेल्टा 2। मैं न्यूमेरिकली में डेल्टा 2 ही लिखूंगा, न्यूमेरिकली मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग दोनों मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। अच्छा अगर लेकिन यहाँ पे अगर मैं तुमको पूछा सर नेट डिविएशन टू दैट हाउ डू शो, हर बार आइडिया नेट के लिए आपको बीच में नहीं देखना पड़ता, बस बाहर एक्सट्रीम में देखो, इसको पीछे प्रोड्यूस करो ये जो इमर्जेंट रे और इस वाले को। अच्छा इस पर डिविएशन किसको बोलोगे, इस वाले को कि इस वाले? डिविएशन जब भी देखना होगा इट्स लाइक वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते हैं, ड्रॉ देम फ्रॉम अ कॉमन टेल, याद है, रिफ्लेक्स एंगल नॉन रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल नॉन, याद है ना। तो अगर यहाँ पे अगर मैं पूछे सर डिविएशन एटा का बोलूं कि एटा का, नेट कौन का बोलूं, दोनों को पहले सेम पॉइंट से ड्रॉ करो, तो इस एरो को अगर तुम यहाँ पे लेके आते और ये एरो ऑलरेडी इधर है, तो नॉन रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हुआ, ये वाला ना, ये इधर वाला ये उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग अगर बोले, हम लोग बोलेंगे सर ये वाला एंगल बेसिकली, ठीक, ये ऐसा है, ये ऐसा, मैं अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है, इधर से इधर टर्न किया ये वाला, तो ये हमारा नेट डिविएशन है, ठीक है, क्लियर है, दिस इज योर नेट। इधर से नहीं लेने का, इधर से कब लेता, अगर रे इधर जा रहा होता और उधर घुमा तो ये नेट होता, ठीक है। सो नेट डिविएशन यहाँ पे ही है, ये डेल्टा नेट। अगेन तुम एक ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है, लगाओ, इसमें एक्सट्रीम एंगल कौन है, डेल्टा 1, समझ में आ रहा है ना, डेल्टा 1 इज डेल्टा नेट प्लस ये डेल्टा 2, इस बार डेल्टा 1 का एक्सप्रेशन होगा डेल्टा नेट, मतलब ज्योमेट्री लगा रहा हूँ, प्लस डेल्टा 2, तो वहां पे डेल्टा नेट आ गया डेल्टा 1 माइनस, ठीक है। तो मेन बात यही है कि हर बार समेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, बट विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। हाँ तो किसी लोग जो बोले कि सर ये जो आइडिया, ये आइडिया अगर डिविएशन के लिए एप्लीकेबल है, दिस आइडिया इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर नेट पावर, क्योंकि पावर तो प्रोपोर्शनल टू डिविएशन है। सो नेट पावर इज एक्चुअली सम ऑफ इंडिविजुअल पावर, लेकिन पावर के लिए प्रॉपर साइन या प्रॉपर फॉर्मूला लेना पड़ेगा, फॉर्मूला में तो साइन हम लोगों ने लेके लिखा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल पावर आपका ऐड कर दो, यही कॉन्सेप्ट बन जाता है इक्विवेलेंट पावर का या नेट पावर का। नहीं एंगल्स नहीं, इसीलिए तो हमने लास्ट में फॉर्मूला डेवलप कर लिया 1/f - 1/f। हाँ मैंने ऐसे करके लिंक किया, हमने पहले ये समझा कि पावर इज रिलेटेड टू डिविएशन, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, वहां पे तो R1 + R2 हो जाता है, लेकिन सीरीज कैपेसिटर में C1 + C2 होता नहीं, 1/C1 + 1/C2 होता। कोई अगर पूछा कि सर हाउ डू यू नो कि नेट पावर में P1 + P2 होगा, 1/P1 + 1/P2 क्यों नहीं होगा, फॉर्मूला तो हर केस के लिए डिफरेंट आता है, तो यहाँ पे डेरिवेशन होती है ना, तो ये डेरिवेशन कि अगर डिविएशन को ऐड करना पड़ा मतलब पावर को भी आपको सीरीज में
हाँ ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं है क्या? अरे इंडिविजुअल डिविएशन या ith डिविएशन, पीछे वाला एक बार तो देख, झलक दिखला जा। हाँ ऐसा हमने उधर से कॉपी कर, तो इधर लेट क्या करता है, कैसे हो गया? स्टार्टिंग से होता था, मैं पहले स्टार्टिंग से ऑन किया था कि मत करना रनिंग नोट्स ले, लेकिन तो इक्विवेलेंट पावर खत्म। अब इसको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते देखो। हमारा ओरिजिनल सेटअप ये है, हम लोग को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। लोग बोलते सर दिस कैन बी थॉट ऑफ एज a lens in combination with a mirror। आप ऐसा सोच सकते हो, आपने हाँ सर ऑब्वियस, ठीक है, लेकिन डाउट मन में आ सकता है या कोई तुमको क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, कंफ्यूज करवाना है यार उसको, ठीक है, कि सर अगर तुम ऐसा सोचोगे, if you think this as a combination of a lens and a mirror, তো মাঝখানে তো এয়ার এর রিজন চলে আসছে। অ্যাকচুয়াল প্রবলেম কি মাঝখানে কোনো এয়ার এর রিজন হচ্ছে, रिफ्रैक्शन देन रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन। ऐसा सोचने का मतलब क्या होगा सर, रिफ्रैक्शन फिर यहाँ पे एयर फिर, तो क्या सर इसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? आप अगर लेंस और मिरर वाले पार्ट को सेपरेट करते हो, बीच में आप यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ एयर रीजन, वोंट दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम? नो इट वोंट, लेकिन व्हाई, ठीक है। बात है गो टू लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या था, 1/f इक्वल्स टू, अच्छा 1/f क्या हो गया, पावर म्यू माइनस 1 प्लस 1/r2, ठीक। क्यों सुनना चाहते हो मेरे से अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। मैं ये जनरल बोला, लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक लॉजिक समझा रहा हूं। सुनो, ये एप्लीकेबल ओनली फॉर अ लेंस। माझखाने जो एयर गैप, दैट कैन बी थॉट ऑफ एज अ एयर लेंस। लेंस का मतलब क्या होता है, लेंस इज अ सिस्टम where there is a medium and it is bounded by two curved surfaces. लेंस का सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होता है, लेंस इज एनी मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। चश्मा बोला हम लोग का वही है ना, दो कॉन्केव सरफेसेस बाउंडेड है, ठीक है, इक्विकॉन्वेक्स दो कॉन्वेक्स सरफेस बाउंडेड है, लेंस ये होता है। तो बोलते सर एयर वाला रीजन है, ये बीच का जो एयर रीजन है, ठीक है, एयर, इट इज लाइक अ एयर लेंस। सुनने में वियर्ड लगता है, ठीक है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दिस, सुनो, सिर्फ एयर क्यों, तुम बीच में कुछ और मीडियम भी डाल देता ना, एयर नहीं लिक्विड डाल दो, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज होगा कि सर R1 एंड R2 इक्वल हो यार, अगर तुम मैंने इसका हमने बोला था कितना 60 45 न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते, अच्छा ये सरफेस हो रहा है 45, ये सरफेस भी 45, तो बीच का जो मीडियम है, जो भी तुम नया मीडियम इंट्रोड्यूस करो, वाटर एयर व्हाटएवर, अरे उसके लिए R1 R2 तब दोनों क्या है, ये और ये सेम है ना। अरे R1 R2 जो सेम है न्यूमेरिकली, साइन कन्वेंशन सब কিছু नहीं है सेम, तो 1 minus R1 by 1 minus R2 क्यों जाएगा, जीरो, पावर इज जीरो। मतलब दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम वोंट इंट्रोड्यूस एनी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, इसका कोई रोल ही नहीं है। दिस इज द रीजन वी कैन डू दिस, हम लोग ऐसा कर इसलिए पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये सेम लॉजिक मैंने दिया था होपफुल किसी एक बैच में रिगार्डिंग सन ग्लासेस, नहीं दिया तो जान लो, ठीक है, नहीं बोला तो अभी बोलता हूँ। सन ग्लासेस दे वर्क ऑन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। सर हम लोग जब वो फैंसी सन ग्लासेस खरीदते हैं जिसका सरफेस कर्व्ड होता है, ठीक है, क्रिकेटर्स लोग पहनते हैं दिखाने के लिए, तो गलत बच्चे लोग गलत तरह से इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है। सन ग्लासेस होता है सरफेस कर्व्ड रहता है उसका, लेकिन सरफेस कर्व्ड में तो उसका पावर होगा नहीं, surface curved हवा is not the main thing, power हवा जो ना दूसरे surface से radius different हवा उचित, ठीक है ना। अगर एक सनग्लासेस लेते हो सरफेस कर्व्ड है लेकिन दोनों का रेडियस क्या है, सेम, मतलब दोनों का सेंटर सेम तरफ साइड में होगा, सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड, मतलब 1/r माइनस 1/r ऊपर चीज जीरो हो गया, पावर क्या आ गया, जीरो, पावर जीरो आ गया, मतलब it does not have any converging and diverging power, मतलब आंखों के बैठा कर दो कि ये भूल भल कंपनी सनग्लास पहनने के बाद लेकिन आंख दर्द करने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दे आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ सेटअप। हो सकता है बहुत ट्राई किए लेकिन निकम्मे थे वो लोग, तो उन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा डिफेक्ट आ गया,
और थोड़ा सा रेडियस थोड़ा चेंज करेंगे, कॉलर बात है, हल्का सा अगर रेडियस चेंज हो गया, कुछ ना कुछ पावर रह जाएगा, हल्का सा अगर पावर रह गया बस प्रॉब्लम है आपके लिए, आपका आंखों में दर्द तभी होता है, ठीक है। तो সানগ্লাসেস ওয়ার্ক বেসড অন দিস প্রিন্সিপল। তো এটা আমি সাইডে একটু মেনশন করে দিলাম কি স্যার বাই ইন্ট্রোডিউসিং আ এয়ার মিডিয়াম ইন বিটুইন ইট ওয়ন্ট চেঞ্জ এনি অফ आवर एक्चुअल प्रॉब्लम। এটা অনেক জায়গায় ভাইবাতে क्रॉस क्वेश्चन করে जस्ट टू कंफ्यूज करने के लिए कि सर आप ऐसा कर कैसे सकते हो, बीच में तो एयर नहीं है, एयर इंट्रोड्यूसिंग है, आप एक डिफरेंट मीडियम इंट्रोड्यूस करो, क्या प्रॉब्लम है? तो आप बोलोगे सर एयर इंट्रोड्यूस करने में घंटा फर्क पड़ता है क्योंकि सर पावर कितना है, जीरो। पावर से ना मतलब है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से ही तो मतलब, ठीक है। इनफैक्ट এরকম জিনিস है फ्री वर्ड रे डायग्राम क्या होना है, अगर ऐसा लेंस रहा रे डायग्राम कैसा होता है, सपोज पैरेलल इंसिडेंट किए टुक टुक पैरेलल है, ओवरऑल कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है ओवरऑल नहीं, पैरेलल नहीं करेंगे, ডিফারেন্ট রেডিয়াস তবে না পাওয়ার মিলবে हमको। আরে তাই বলেই তো আমরা সাইডে একটু মোটা মাঝখানে একটু পাতলা পাই, যদি यूनिफॉर्म থাকতো তাহলে आपको थिकनेस हर जगह सेम मिलेगा, ठीक है बात, ठीक है। और मतलब बहुत डिफरेंट नहीं, हल्का सा डिफरेंस होने से काम बन जाएगा, ठीक है। भाई देखिए ना ज्यादा खूब हाई पावर मोटा लेंस হয় না অ্যাকচুয়ালি এই সাইডের গুলো একটু মোটা হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ মানে জিনিসটা কি ওই রেডিয়াসটা খুব ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, খুব কাছাকাছি রেডিয়াস থাকলে পাওয়ারটা কম হবে, क्या? तो वो होता है ना कि ऊपर में एक पार्ट रहता है नीचे में एक पार्ट रहता है, वही वो तो कौन वो जो छोटा सा रीजन दिखाता है वहां पे वो लोग वो कन्वर्जिंग टाइप कुछ करते हैं। तो वो लोग ऐसा दूर का जब देखना है तो ऊपर वाले से देखते हैं और नीचे वाले से देखना है तो साइड यहाँ से तो रीडिंग के लिए जो होता है, तो वहां पे वी नीड डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग चाहिए वहां पे। तो जो मेक है जो बनाने वाला तरीका है उसमें यू हैव टू हैव कन्वर्जिंग, तो कुछ इसलिए ना गोल वाला जो पार्ट रहता है उसमें कुछ कन्वर्जिंग वाला करते होंगे, तो उसका शेप ऐसे चेंज करते होंगे क्या। अरे एक बार हम लोग कहाँ पे वेलोर जा रहे थे बहुत पहले, मैं बचपन में छोटा था, मुझे याद क्लास 6 में था, तो जा रहे थे ट्रेन से मम्मी का इलाज करवाने, तो उधर वही चुकरा ऑपरेशन होने के जाते, अरे बंगाल से तो भर भर के बंगाली लोग, और बंगाल का कम्युनिटी उधर जाता है सेकंड होगा, जैसे बंगाली लोग नहीं मेरे बंगाल में रहने से ही होता है ऐसा, कोई बात नहीं छोटा, मतलब उतना मोटा लेंस था एक बच्ची का कि बाहर से चलो देखेगा उन लोग को एकदम मैंने आंख एकदम बड़ा सा दिख रहा है, जब इधर से बाहर से कोई देख रहा है उन्हें चुपटा एकदम बड़े ह्यूज पावर से डर लगता है, इतना पावर होने में बहुत चांस। अंधा होने का प्रॉब्लम है कि आपके रॉड सेल्स कोन सेल्स काम करना बंद कर दिया, आप उसको इमेज में कन्वर्ट नहीं कर सूख जाता है। अंधा इज नॉट सिंपली बिकॉज ऑफ योर लेंस प्रॉब्लम, वो तो हटा सकते हो, छोड़ो बायोलॉजी हमको भी उतना नहीं पता है, मैं भी अपने लॉजिक से बोलूँ, मैं भी वही बोला तो कोई बात नहीं। कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे क्या करेंगे सर तब, तो पहले चीज ये थ्योरेटिकली क्लियर किया कि सर बीच में अगर एयर गैप दे दो इट डोंट अफेक्ट, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर निकालोगे यहाँ से, इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला भी क्या दे सम ऑफ इंडिविजुअल पावर, तो आप बोलोगे सर पावर ड्यू टू दिस ये 1 ये 2, तो इसका पावर चुपचाप पहले सुन लो फिर काम करो, चुपचाप पहले सुन लो फिर मुझे पूछो उसको क्या टेंशन दे, P1 प्लस P2, अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, इक्विवेलेंट पावर आप नॉर्मली ऐसे ऐड करके छोड़ नहीं सकते, इक्विवेलेंट पावर में कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विवेलेंट पावर इज ट्राइंग टू टेक इनटू अकाउंट डेविएशन। আচ্ছা স্টার্টিং এ যে ডায়াগ্রামটা করেছিলাম যেটা দেখে আমাদের হালত খারাপ হয়ে গেছিল, ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা তুই একটা বল এই পুরো ডায়াগ্রামের জন্য ডিভিশন কতবার হয়েছে, 4 बार, 1 2 3 3 बार डिविजन हुआ। एक्चुअली तो बोलता है कि सर लेंस 2 बार कंट्रीब्यूट कर रहा है और मिरर 1 बार, तो बोलता है कि सर लाइट रेज और पावर का जो समेशन का कॉन्सेप्ट वो कहाँ से है, डिविजन से है, तो जितनी बार डिविजन उतनी बार पावर, मतलब पावर में सिर्फ 2 टर्म्स नहीं होंगे 3 टर्म्स होंगे। अब 3 टर्म्स कैसे लोग, আচ্ছা এটা যেটা এখন এই মাত্র এখন ড্র করব এটা রে ডায়াগ্রাম না, এটা बस বোঝানোর জন্য, लाइट ऐसे करके नहीं जाता है, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ लाइट इन इट्स एंटायर जर्नी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फाइनल इमेज
इन इट्स एंटायर जर्नी वो लेंस के साथ 2 बार इंटरेक्ट कर रहा है, मिरर के साथ 1 बार। এটা রে ডায়াগ্রাম না এমনি ছুঁয়ে বের হয় না, ঠিক है। आई एम ट्राइंग टू से कि लाइट इज इंटरेक्टिंग वंस विद द मिरर টুয়াইস উইথ দ্য লেন্স। তো লেন্সের জন্য যে কন্ট্রিবিউশনটা হবে না, লেন্সের জন্য ডেভিয়েশনটা দুবার আসবে, লেন্সের জন্য পাওয়ারটাও দুবার আসবে। লেন্সের জন্য পাওয়ারটা দুবার আর মিররের জন্য एक्चुअली क्वेश्चन ये हो, ठीक है। क्लियर है कैसे करके लॉजिक से बोले? पावर मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है डिविएशन, और डिविएशन तो 3 बार हो रहा है, ठीक है। क्लियर? तो हाँ P1 क्योंकि ये सिंपल बात है, जब तुम अलग करके लेंस देख रहे हो, ए लेंस এই দিক দিয়ে যা ডিভিয়েশন করবে বেটা ওই দিক দিয়ে ডিভিয়েশন সেমই করবে, ঠিক है। तो each term occurs, नहीं each term occurs twice, occurs as many times, ऐसे लिख देते हैं as many times as light interacts with it, as light interacts with that element, okay clear। এখন মানে এটা তাহলে ये समझ देख रहा हूं मैं डिटेल्स में लॉजिक दे दे के থিওরি पे जा रहा हूं। প্রবলেম সব এখন পেলে তুই জানিস কি কি করতে হবে, মানে তুই ডিরেক্টলি এটা ভাববি, এমনি করে ভাঙবি, এটা পট করে লিখে দিবি। ইনফ্যাক্ট যখনই সিলভার থাকবে তখনই লেন্সের টার্ম দুবার আসবে, মিরর টার্ম একবার। আচ্ছা যদি মিরর না হতো, লেন্সের পর আরেকটা লেন্সের পর আরেকটা লেন্সের পর লেন্সের পর লেন্স, তখন সব লেন্সের জন্য একবারই আসতো, লাইট একদিকে দিয়ে বেরোতো, তब क्या होता P1 + P2 + P2 अगेन मिरर জন্য একটা টার্ম, বাকি আমার জন্য সবাই এক এক করে টার্ম, ठीक ओके हाँ हो गया। अब ये चीज इजी कितना सोचो, ये पावर জন্য রেডিমেড ফর্মুলা জানা আছে তো 1/f - 1/f, और 1/f এর জন্য রেডিমেড ফর্মুলা জানা আছে लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो तुम भाव ऑब्वियसली दिस प्रोसेस इज फार मोर इजियर, आपको तोड़ तोड़ के वो करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग कि इमेज ड्यू टू वन बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट, वही কিন্তু ওই মেথডটা ফান্ডামেন্টাল মেথড ছিল একটা, तो इसमें लेकिन वो करना ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व फटाफट करते हैं। तो 2p1 + p2, 2p1 में आएगा 2 × 1/f और p2 में ये fl लिखता है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये 1/fm। p2 इज द पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला -1/fm। अब लिखो बच्चों की तरह, কি লিখছেন কেপটা পেয়েছেন, এই ये क्लियर है तो एक्सप्रेशन, किसी को डाउट नहीं? लिख दो म्यू -1 কত হবে 3/2 - 1 हाफ, ठीक है। म्यू लेंसर म्यू रे म्यू लेंसर म्यू 1 মানে एयर না না क्या हो जाता है यार, आगनी तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम नशा वशा करते हो, लेकिन क्या किस बाबा ए पॉसिबिलिटी लेफ्ट टू राइट, हाँ जस्ट बिकॉज इंसिडेंट लाइट इधर आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए R1 प्रथम सरफेस 60 वो पॉजिटिव होगा, लेकिन R2 सेकंड सरफेस इसके लिए 45 नेगेटिव होगा, लेकिन तो -1/-45, ठीक है, -2/Rm। मिरर के लिए भी 45 लेकिन पीछे है ना, तो -45 फिर से, क्लियर है। अब तुम इसको सॉल्व करो, जितना सॉल्व करो तो देखो तो कितना आ रहा है, 3/45 पढ़ ले, कौन सा, अरे फोकल लेंथ पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर ऑफ अ मिरर इज -1/f, तो ये माइनस आ गया। अब फोकल लेंथ क्या होता है R/2, तो R/2 तो 1/60 plus 3/45, 3/45 is 1/15, right? 15 4 5/60, wow 1/12, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा सर पावर इक्विवेलेंट ये है, तो 1/f फॉरवर्ड में आ रहा है, मतलब इक्वल फोकल लेंथ इज 12, ठीक है ना। इफ इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आएगा
12 सेंटीमीटर। हाँ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ একটা কনকেভ মিরর জেনারেটর তোকে নিজে বুঝতে হবে, ঠিক है कि सर फाइनली इमेज तो इधर हो रहा है ना रियल, ठीक है। खत्म। तो नेक्स्ट टू जंप इनटू रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम सब चलते रहेगा। हम लोग करते हैं ना हाइजेंस प्रिंसिपल। पहली बार वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है मैं बता देता हूँ, मैं पूरा एकदम दे देता हूँ, सुनो सुनो। सर आप छोड़ देंगे, बता दे रहे फेब्रिकेट। तो सुनो, इतने दिन मैंने बोल दिया था कि सर रे ऑप्टिक्स तो चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स का मेन पार्ट इंटरफेरेंस करवा दिए। YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ठीक है। एंड जैसे कि धमकी देके रखे हैं कि मैं फिर से नहीं करवाने वाला, ऑब्वियस बात, ठीक है। टाइम रहा तब भी नहीं करेंगे, बोले बहुत बिजी है, ठीक है। तो मैंने तेरे करवा दिया बहुत डिटेल्स में, प्रॉब्लम्स करवा दिया था, ठीक है। प्रॉब्लम्स का रिवीजन चलेगा बोर्ड के पहले नहीं, लेकिन वो थ्योरी हाँ पूरा पढ़िएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल उसी चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में रहता है। हाइजेंस प्रिंसिपल जनरली बुक में पहले रहता है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस, लेकिन इंटरफेरेंस का जो भी थ्योरी है उसके लिए हाइजेन की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरफेरेंस के थ्योरी के लिए नीड द प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट्स, जो कि डिस्कस हो चुका था, ठीक है। हाँ अग्निक, वेव फ्रंट क्या होता है देख के बताओ। हाँ डायग्राम नहीं, वेव फ्रंट क्या होता है लास्ट टच के बताओ। देखो ऐसे लोग होते हैं, हाँ सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो एनीवेज मेन चीज है कि कुछ लोग पढ़े नहीं है, ऑब्वियस बात है, बोलने के बाद सॉरी मैक्सिमम लोग नहीं पढ़े हैं बोलने के बाद। मैं बोल लूं, ठीक है। तो वेव फ्रंट्स, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जो भी था वो सब मैं फिर से नहीं बताने वाला, एंड वो सब हाइजेंस प्रिंसिपल में ये सब में यूज होगा। चल जस्ट मूव ऑन, हम चलते रहेंगे। इसलिए मैं इतने दिन से बोला, पूरा दिसंबर में और अभी बोल रहा था कि मैं वेव ऑप्टिक्स करूंगा, दिसंबर का टाइम मिल रहा है, रिवाइज कर लो, लेकिन सम पीपल आर स्टबर्न, डोंट केयर डोंट नो, ठीक है। हम तो आराम में आगे बढ़ेंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज है, दे इन्वॉल्व द वेव का बेसिक प्रिलिमिनरी आइडियाज को यूज करेंगे। वेव फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, वेव फ्रंट्स क्या होता है, यू नीड टू नो दोस आइडियाज। घर में जाकर पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े, हाई टाइम हो चुका है, ठीक है। जाके हो सके एक दिन के अंदर पूरे इंटरफेरेंस पूरा एकदम दिन रात बैठ के खत्म करके आना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास और फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मतलब कल को। पहला चीज हाइजेंस प्रिंसिपल किस चीज के लिए, ये बैकग्राउंड देते हैं। तो देखो लाइट प्रोपगेशन, ठीक है, लाइट वेव प्रोपगेशन, इसका प्रॉपर थ्योरी प्रेजेंट डे में मैक्सवेल्स इक्वेशंस के थ्रू पता चलता है। पढ़े थे हम लोग, मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन थे, ठीक है, वो सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल करके। और मैक्सवेल्स इक्वेशंस के थ्रू हमने समझा था वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट दैट डिस्टर्बिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड and they can support each other, by virtue of which the energy can travel। वहां से लाइट वेव का कॉन्सेप्ट आया था कि सर लाइट वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत कुछ पढ़े थे, E क्रॉस विद B इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रो वेव का चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, करंट, हैन तन करके बहुत कुछ आया था, बहुत पुरानी जमाने की बात है। तो लाइट वेव प्रोपगेशन का प्रॉपर जो थ्योरी है कि हाउ डज लाइट वेव प्रोपगेट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट बोल के जो चीज बोल रहे हो, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये प्रोपगेट करता कैसे, तो उसका थ्योरी डेवलप होने में मैक्सवेल का एक जन्म जरूरत था। मैक्सवेल जन्म करने के बाद बहुत कुछ किया, तो उनके बाद हमको पता चला, ठीक है। हाइजेन बहुत पहले था, ठीक है, हमको पता नहीं कौन सा सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, लेकिन बहुत पहले हाइजेन का जन्म हुआ था, मैक्सवेल के बहुत पहले, ठीक है। उस समय वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तक नहीं था, ठीक है। बट वेव लोगों ने देखा था, वेव लोगों ने देखा था बिकॉज साउंड वेव्स, लाइट वेव्स बोलो सॉरी, वेव ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये तो बहुत पहले से। मैकेनिकल वेव्स वे द अर्लीस्ट स्टडीड वेव्स, तो ये जो दिखाता ना रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो सबसे पहले देखा गया था, ठीक है। लाइट वेव तो इसका कॉन्सेप्ट भी तो बाद में आया, ठीक है। तो अगर क्रोनोलॉजिकली बात करो, जस्ट ट्राई टू फॉलो, मतलब ये स्टोरी बोल रहा है वैसे से कि हाइजेन के टाइम पे पीपल ऑलरेडी नो द नेचर ऑफ वेव्स, कि वेव ऑन
सरफेस ऑफ वाटर होता है वहां पे भी इंटरफेरेंस देख पाते हो फेनोमेना, ठीक है। उनको एक्सप्लेन करने के लिए लेकिन कोई कॉन्क्रीट थ्योरी नहीं था, क्योंकि बाय दैट टाइम न्यूटन लॉ बोलो, फिर बहुत कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डेवलप नहीं हुआ था, फिजिक्स चल रहा था तब भी, ठीक है। हाइजन ने एक ज्योमेट्रिकल मेथड दिया, तो लाइट वेव प्रोपगेशन यूजिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लाइट वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है हाइजन ने समझाने का ट्राई किया, ठीक है। ऑब्वियसली ही कुडंट एक्सप्लेन द प्रोपगेशन, अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू। हम लोग यहाँ पे मैंने हाइजन का इतने सालों बाद भी नाम क्यों पढ़ाता है, क्लास 2 में पढ़ाते क्यों, बिकॉज हाइजन का जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन का, ऐसे बोलते हैं यूजिंग सम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है वो इतने सॉलिड है कि यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल यू कैन डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल्स टू आर। याद करो बचपन से जितनी जगह आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा हर जगह दिस इज गिवन एज अ लॉ, कहीं पे अच्छे से डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, लॉ है मान लो, स्नेल्स लॉ है, साइन ए साइन कांस्टेंट होता है, लेकिन डिराइव कैसे हो, ठीक है। क्या बैठ के एक्चुअली किसी ने साइन आई साइन आर मेजरमेंट्स किए, हो सकता है कि हो किसी ने एक्सपेरिमेंटली, बट दैट विल बी सो कम्बरसम, ठीक है। हाइजन वाज एबल टू प्रूव इट फ्रॉम अ सिंपल ज्योमेट्रिकल अप्रोच कि हाँ सर रिफ्लेक्शन में आई इक्वल्स टू आर होता है और ये रिफ्रैक्शन में साइन ए साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये हाइजन ने अपने टाइम पे जस्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर दिया। नॉट जस्ट दिस, हमने रिसेंटली इंटरफेरेंस फेनोमेना पढ़ा, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, वहां पे पूरा वेव ऑप्टिक्स लगा है, ठीक है। ओके, वेव का पूरा वेक्टर समेशन फेजर समेशन करके कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोचा। हाइजन के टाइम पे वो आइडियाज भी नहीं थे, बट हाइजन ने वो फेनोमेना भी डिराइव कर लिया यूजिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इवन आफ्टर सो मेनी ईयर हाइजन का नाम इसीलिए है बिकॉज इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था कंस्ट्रक्शन का वो इतना धांसू है कि यू कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये सबको आप इसके एक्सप्लेन कर सकते हो, पर सॉरी एक्सप्लेन नहीं बोलना चाहिए, आई वुड से यू कैन प्रेडिक्ट द फेनोमेना कि हाँ ये फेनोमेना होगा, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग एट एन एटॉमिक लेवल की भावे হচ্ছে हाइजन ने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इनफैक्ट दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ हाइजन्स प्रिंसिपल, और वही आज को क्लियर हो चुका है बिकॉज आज को हम लोग क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर वेरी एक्यूरेट, वी नो द रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, वी नो कि एग्जैक्टली वेव प्रोपगेशन कैसे होता है। तो प्रेजेंट डे में प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट अलग है, वहां पे कॉन्सेप्ट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे चलते रहता है। लेकिन हाइजन के टाइम पे प्रोपगेशन का कोई रीजन नहीं पता था, उन लोगों ने उसको समझाने का ट्राई किया यूजिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो अपने टाइम पे ये बोलते ना बादशाह था, ठीक है, गाने वाला नहीं, ठीक है। तो इसलिए इतने सालों बाद इसका नाम है। कॉलेज में क्या होता है ना, हाइजन्स प्रिंसिपल इज अ वेरी सेकंड माने टर्शियरी टॉपिक, नहीं भी पढ़ते हम लोग कॉलेज में। कॉलेज में वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, हाइजन मेंशन रहेगा बट वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू दिस, ठीक है, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। प्रेजेंट डे में उतना नहीं पढ़ते, प्रेजेंट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लेके पढ़ते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो पहला चीज हाइजन्स प्रिंसिपल क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है व्हिच विल हेल्प इन अंडरस्टैंड माने हेल्प इन प्रेडिक्टिंग लाइट वेव प्रोपगेशन, ठीक है। और जितने फेनोमेना तुम पढ़ लो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सब इसके थ्रू एक्सप्लेन हो, ठीक है। तो इनका प्रिंसिपल है क्या, तो क्यों हो रहा है ये रीजन बाद में समझ में आया, ठीक है। इनफैक्ट और एक इंटरेस्टिंग चीज कहानी बोलूं, टाइम आज को छोटा सा चीज ही करना है, ठीक है। मैंने ऐसा हुआ है कि हाइजन के मर जाने के बाद, बहुत साल जाने के बाद, अराउंड 100 ईयर्स बाद, ठीक है, जो जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी डेवलप करना शुरू किया तो लोगों को तब भी लाइक हाइजन्स प्रिंसिपल इतना पसंद था, पीपल वांटेड टू मैंने शो दैट हाइजन्स प्रिंसिपल इज एक्यूरेट फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल्स, लेकिन वो लोग जोर जबरदस्ती प्रूफ करने का ट्राई करते थे, मतलब इसका कोई प्रूफ था नहीं। हाइजन ने जो अपने टाइम पे दिया उसे मतलब फील आ रहा था इसने दे दिया, ठीक है, लेकिन मेरे जोर जबरदस्ती लोग एजम्पशंस करके लोग पीपल ट्राई टू शो कि हाँ हाँ এটা ঠিক হোল্ড করছে। तो नेक्स्ट क्लास वही देखेंगे, बिना लॉजिक के। हाँ मैंने पीपल ट्राई टू, अभी लोग जाके अभी प्रेजेंट डे में रिसर्च पेपर्स अभी तक लोग निकालते हैं, पता है अभी तक लोग रिसर्च पेपर्स निकालते हैं कि वो लोग हाइजन्स प्रिंसिपल को फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये ठीक ही है, ठीक है। मैंने ये लोग इसको भूल नहीं पा रहे हैं, पुराना प्यार है, ठीक है। तो ऐसा हाल है लोगों का, ठीक है। तो इतने दिन तक चलता है, लेकिन वही रीजन हम लोग अभी पता नहीं चलेगा, बस हाइजन का पोस्टुलेट्स पता चलेंगे। तो हाइजन ने पोस्टुलेट ये दिया, दो ही पोस्टुलेट, यहीं पे हम लोग का आज का टॉपिक खत्म। हाइजन पहले बोला सर अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये पूरा चीज आप लोग पहले समझ लो फिर कॉपी कर, सबसे वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट एज अ वेव पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि नहीं, लेकिन हाइजन पता था कि वेव है तो एनर्जी प्रोपगेट्स, तो वेव प्रोपगेट करता है। अब सिंस हमको पता है लोग भूल गए, थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, सर फेज क्या होता है, फेज
it denotes the state of disturbance. अगर सिंपल SHM या नॉर्मल वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्रेस्टेंट ट्रफ, तो कहीं पे डिस्टर्बेंस मैक्सिमम है, कहीं पे हाफ है, कहीं पे जीरो है, कहीं पे नेगेटिव मैक्सिमम है. ये स्टेट, दिस इज मैथमेटिकली डिनोटेड बाय फेज. ठीक है, हम लोग एक्चुअली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देखते हैं जब ग्राफ का बात करते हैं. बट हम लोग एक्स या टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर बंदा एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स, तो 2 पाई बाई लैम्डा एक्स कोड ले, आई विल गेट अ वैल्यू व्हिच विल बी इन एंगल. सोच के देखो, x by wavelength this will be dimensionless, 2 पाई मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल गेट सम एंगल, वो एंगल है फेज एंगल. तो फेज एंगल इन शॉर्ट ऑफ इट डिनोट्स द स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस एट x लोकेशन पे क्या डिस्टर्बेंस का सिचुएशन है. ठीक है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, कैसा टर्फ है, इक्विलिब्रियम पे क्या है, वो स्टेट समझाने के लिए फेज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. ठीक है, तो हमने एक्स एंड टाइम से टर्म से कौन ना बोला, हमने जनरली फेज टर्म से कौन बोला. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कैसा रहता है कि सर वन कंप्लीट अगर वेव हुआ, वन कंप्लीट वेव, तो फेज चेंजेस बाय 2 पाई. ठीक है, ओके, वहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट विल बी लैम्डा वेवलेंथ. ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव दैट विल बी टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड होते हैं. ओके, तो हम लोग बोलते हैं, रिकॉल करना कि पॉइंट सोर्स से जब लाइट वेव चारों तरफ निकल रहा है, ठीक है, तो ये चीज मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कि पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट होता है, दोज आर स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं बोलते, बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं. ठीक है, और पॉइंट सोर्स क्रिएट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो यहाँ पे इट बेग्स द क्वेश्चन. हाँ, तो लोकस फोकस ओके. तो यहाँ पे इट बेग्स द क्वेश्चन कि व्हाट डू इवन मीन बाय अ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या था, तो रिकॉल करो, पढ़ा दिए थे. वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग बैकलुक चुप having same phase. ठीक है, तो if you have different points which have the same phase, ठीक है, मतलब थियोरेटिकली 2D डायग्राम में तुम चाहो तो ऐसे करके सोच सकते हो कि सर একটা वेव যখন এখানে বের হচ্ছে और एक वेव यहाँ पे निकल रहा है, लेट्स से सब जगह 2 कंप्लीट वेव्स हुए, मतलब 2 कंप्लीट वेव हर डायरेक्शन में हो रहा है, तो हर जगह कितना होगा 2 पाई 2 पाई 2 पाई. तो ऑल दोस पॉइंट्स जहां पे वेव का फेज सेम है, दोस पॉइंट्स टुगेदर दैट लोकस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट. ठीक है, तो किसी एक टाइम पे एट सम टाइम t1 दिस इज वन वेव फ्रंट. ठीक है, अच्छा, लाइट तो यूनिफॉर्म स्प्रेड कर रहा है थ्रू आउट हर जगह. किसी टाइम पे अगर फोटो उठा रहा तो लाइट वेव तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह है. तो दैट मींस इज यहाँ पे फेज का वैल्यू लेट्स से 2 पाई, कहीं और पे जाओगे तो फेज का वैल्यू पाई भी मिलेगा आपको. ठीक है, कहीं पे 4 पाई भी मिलेगा. ठीक है, तो हर एक फेज के वैल्यू के लिए यू कैन कंस्ट्रक्ट अ वेव फ्रंट. ठीक है, খুঁজে খুঁজে বার করবে কোথায় কোথায় পাই আছে, তো আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্ট পাবে. इन अदर वर्ड्स जनरली वी कंसर्न आवरसेल्व्स विद अ फैमिली ऑफ वेव फ्रंट्स. किसी एक टाइम पे किसी एक डायग्राम में सिर्फ एक वेव फ्रंट नहीं होता, यू जनरली हैव अ फैमिली. तो किसी एक t1 टाइम पे यू विल गेट अ फैमिली ऑफ वेव फ्रंट्स. कौन कौन वेव फ्रंट देखा था. जिस तरह से बात करते थे याद करना, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. सेम तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल. यहाँ पे रे, लाइट रे एंड वेव फ्रंट के बीच में क्या रिलेशन होता है सर, लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. ये सब पढ़ाया गया था, याद करना. हर डायरेक्शन में रे दिखा सकते हो, तो एक यूनिफॉर्म वेव फ्रंट. तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है इट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट. 3D भाई, पूरा 3D है एकदम. ठीक है, एंड देयर कैन बी मेनी वेव फ्रंट्स एट अ गिवन टाइम. बीच में तुम चाहो तो 1000 वेव फ्रंट डाल दो ना, आपकी मर्जी. लेकिन लाइट प्रोपागेट कर रहा है, तो वेव फ्रंट्स विल ट्रैवल. हाइजन का सेकंड कॉन्सेप्ट है, मैंने सेकंड नहीं, यही पहला कॉन्सेप्ट का पार्ट था कि सर एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट आया कैसे. अगर मैं वो समझा पाऊं, इफ आई कैन एक्सप्लेन कि हाउ डज वेव फ्रंट क्रिएट द लेटर वेव फ्रंट, मतलब किसी एक लेटर टाइम पे वो दूसरा वेव फ्रंट आएगा कैसे, अगर मैं समझा पाऊं, वही मेरा प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा. तो हाइजन एक ज्योमेट्रिकल आइडिया दिया. ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक बार जस्ट होल्ड करो, मैं इससे समझाता हूं टू बी वेरी प्रिसाइज. लेट्स से एक सोर्स है व्हिच इज अ पल्सेटिंग सोर्स. पल्सेटिंग सोर्स मतलब पल्स छोड़ेगा फिर रुकेगा फिर पल्स छोड़ेगा. এর জন্য কেমন হবে ভাব, এর জন্য একটা কন্টিনিউয়াস ওয়েভ তো পাবো না. लेट्स से किसी एक टाइम पे, हाँ लेट्स से ऐसा एक पल्स है, दिखा रहा हूँ. ठीक है, किसी टाइम में फोटो उठा तुमको एक पल्स मिल रहा है. ठीक है, अब अच्छा अच्छा 3D वेव मतलब चारों तरफ पल्स निकल रहा है. ठीक है, थोड़ा
साइंस फिक्शन इमेजिन करो, ठीक है, VFX। तो আমি যে ওয়েভ ফ্রন্টটা দেখা, আমি একটা স্ফেরিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্ট পাবো করসপন্ডিং টু দ্য ক্রেস্ট। ওয়েভ ফ্রন্টটা এখানে এখানে টাইম t1 এ, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটু পরে টাইম t2 তে কি হবে, क्या होगा? সোর্স अपनी जगह पे है, पल्स কিন্তু একটু সামনে চলে যাবে। सोर्स सपोज यहाँ पे है, वो पल्स इट्स अ वेव। अब तुम वेव की तरह से सोचो, এখানে ম্যাক্সওয়েল क्या बोलेगा कि চাচা এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, ওই ডিস্টারবেন্সটা প্রোভাইড করবে। मैक्सवेल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बोलेगा, तो मैक्सवेल बोलेगा सर वो पल्स यहाँ पे चला है, ठीक है। वेव फ्रंट के टर्म से हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट के टर्म से बोलेंगे सर t2 टाइम पे ये वेव फ्रंट, वही वो वेव फ्रंट, वो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। আমাদের কাজটা কি, वेव फ्रंट की देखाচ্ছে फेज्ड, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि जब वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो हम समझाना चाह रहे हैं कि মানে पता है ना पल्स এর एग्जांपल দিলাম, ঠিক है, पल्स যখন एग्जांपलটা নিচ্ছি, ठीक है, ये राइट नाउ মানে वहां पे जो भी फेज है कुछ एक, ठीक है, वो इस लोकेशन इन स्पेस पे, कुछ देर बाद वही फेज तुमको किसी और लोकेशन में मिलेगा। तो इन स्पेस, स्पेस में उस वेव फ्रंट, वो जो एक t1 टाइम पे था, अब उसके बाद t2 टाइम पे एक लेटर ऑन मैं और एक वेव फ्रंट देख रहा हूँ, इन दोनों को रिलेट कर। হাইজেন ডিলস উইথ দিস কনসেপ্ট কি স্টার্টিং এ একটা এখানে ওয়েভ ফ্রন্ট ছিল t1 টাইমে, ওটা এখন নেই, মানে আমি বলতে চাই পালসের एग्जांपल নিচ্ছি। एक्चुअली कंटीन्यूअस वेव থাকলে কি সব জায়গায় পালস থাকবে, सब जगह वेव फ्रंट থাকবে, ठीक है, तो तुमको पूरा एक फैमिली दिखेगा, ठीक है। मतलब हम चाह रहे हैं कि एक बंच ऑफ वेव फ्रंट से नेक्स्ट बंच ऑफ वेव फ्रंट्स कैसे जनरेट हो, ठीक है। हाइजन इस टॉपिक से डील करता है। तो कंटीन्यूअस वेव থাকলে বোঝা যায় না, কেন কি বুঝতে পারছিস তো, স্টার্টিং এ এমনি সব পড়ে এমনি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওরা বুঝতে পারছে শিফট করে एक दूसरे को क्लियर, इसलिए मैं पल्स का एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं समझा पाऊं, ठीक है। এই ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে এই ওয়েভ ফ্রন্টটা কি করে হলো এটা আমি বোঝাতে চাই, ठीक है। ये प्रोपगेशन हुआ, तो ये दिस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मैक्सवेल एंड वेव थ्योरी, बट हाइजन इसको ज्योमेट्रिकली समझाना चाह रहा था कि सर ये हुआ कैसे। एक वेव फ्रंट ये लेटर মানে ये डायग्राम t1 पे, ये डायग्राम t2 पे। আচ্ছা আমরা এখন নেক্সট স্লাইডে লাস্ট স্লাইডে যেটা আমি ডায়াগ্রামটা করব, আমি একটা ডায়াগ্রামে দুটো ওয়েভ ফ্রন্ট করব। এখন এখানেই মেন কনফিউজনটা যেটা मैं ये बोल रहा था, एक ही डायग्राम में दो दो वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो लोगों को लगता है सब एक साथ है, सब एक साथ नहीं है। ये टाइम t1 पे, वो टाइम t2 पे। हम हाइजन का एक कांसेप्ट है, एक वेव फ्रंट फ्रॉम वन टाइम, हाउ विल दैट क्रिएट अ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम, और हाउ इज इट रिलेटेड टू अनदर वेव फ्रंट एट अ अर्लियर टाइम, ये रिलेट कर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज को हमको समझाना कि ये कैसा है, মানে ये तो मैं पल्स को एमनी को बोले दिला, बट किसी को पल्स के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल्स इक्वेशंस कुछ नहीं पता, ज्योमेट्रिकली কিভাবে করব, মেন আইডিয়া বারবার ज्योमेट्रिकली। तो हाइजन এখানে কনসেপ্ট দিল কি, बोले कि सर ईच पॉइंट মানে किसी एक टाइम t1 पे ये वेव फ्रंट है, बीच में तो बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो ना सरफेस पे, 3D है, बहुत सारे पॉइंट्स है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट इनका ये होता है, ईच पॉइंट on a wavefront, obviously wavefront of imaginary, point of imaginary, each point on a wavefront लोग हाइजन बोलते हैं it behaves like a secondary point source of light। ये एकदम प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, लेके पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो तुमको सोच लेना है कि t1 टाइम पे जो वेवफ्रंट है उसके सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट्स हो, ईच पॉइंट इज लाइक अ बल्ब, वो अब तुम्हें एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब वो अब कहीं भी सोर्स ऑफ लाइट मिल गया, पॉइंट सोर्स, मतलब वो क्या करेगा, वो खुद का वेवफ्रंट फिर तैयार करेगा। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, अब बोलते हैं कि हर एक पॉइंट सोर्स अपने एक वेवफ्रंट तैयार करेगा। तो डायग्राम में এখন এই ডায়াগ্রামটা চেঞ্জ হচ্ছে, ये होता है इंटरमीडिएट स्टेप्स। लोग बोलते हैं सर तो मान लो कि सर यहाँ पे ये अपना एक वेवफ्रंट किया, স্ফেরিক্যাল वेवफ्रंट। আচ্ছা এই যে স্ফেরিক্যাল ওয়েভফ্রন্টস গুলো করছি, এটা কিন্তু একটু টাইমের পর কিন্তু, কেন যে একটা ওয়েভফ্রন্টে যে रेडियसটা হবে, वो रेडियस रिकॉल करना ये इस स्लाइड में कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो एक्स्ट्रा नहीं। हम जब भी एक वेवफ्रंट को दिखाते हैं, थोड़ा आराम से, जब भी एक वेवफ्रंट को दिखाते हैं सर, वो जो रेडियस होगा ना, दैट इज सिंपली स्पीड ऑफ लाइट इनटू द टाइम इंटरवल, जितने देर में ट्रैवल किया है। ये अगेन वेव ऑप्टिक्स का पहले क्लास में सब दिखाए थे। तो जो वेवफ्रंट का रेडियस है इट इज डिपेंड ऑन द टाइम इंटरवल, जो लाइट वेव ट्रैवल करने में टाइम लिया, ठीक है, क्लियर है बात। तो हम बोलते हैं कि सर इन सब का रेडियस सेम है, मतलब हम लोग सेम टाइम इंटरवल के बाद देख रहे हैं,
মানে t1 কে कुछ देर बाद देख रहे हैं মানে এখানে আমি কিন্তু t1 প্লাস ডেল টি এটাকে আমি লেটসে লিখছি একটু পরে দেখছি সো একটু পর সবার ওয়েভ ফ্রন্ট সবার নিজের নিজের ওয়েভ ফ্রন্টস গুলো ভাব कोথায় যাবে हर एक पॉइंट सोर्स का अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट्स तो सेकेंडरी सोर्सेज इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स सेकेंडरी और एक नाम यूज करा है वही वेवलेट्स ऐसे करके सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बोलते हैं ठीक है किंतु हमको ईच पॉइंट के बारे में नहीं सोचना हमको चाहिए ये फाइनल डायग्राम ये वाला तो लोग क्या बोलते हैं हाइजन का सेकंड पॉइंट यही था कि सर जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा एट अ लेटर टाइम सुनिएगा अच्छे से it is obtained by the envelope of the secondary wave fronts तो secondary wave fronts wavelets हो रहे हैं इनका अगर एक envelope लेते हो that will give me the wave front at a later time तो माने এখন হলো এই ডায়াগ্রামটা আচ্ছা মাঝখানে বুঝতে পারছিস অনেকগুলো সার্কেল হবে মানে পুরো ये बुक में तुमको मिलेगा बुक में बस बहुत जगह एंड टाइम रहता है ना वो लोग करते रहते हैं ठीक है एमनी একটা envelope तो अगर मैं एक envelope किया my envelope would look like this ठीक है ध्यान से समझिएगा सर दिस इज अ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम ये एक साथ नहीं है इट इज एट अ टाइम t2 तो एक ही डायग्राम में मैं दो वेव फ्रंट्स दिखा रहा हूं बट देयर आर टू डिफरेंट टाइम्स पहले वेव फ्रंट से एट अ लेटर टाइम वेव फ्रंट कैसे क्रिएट हुआ वो ऐसे दिखाता है ठीक है तो सेकंड पॉइंट ये रहता है तो ये हाइजेंस का पोस्टुलेट है हाइजेन इसी के बदले सब कुछ कर देता है ठीक है बस ये लिख लो हाँ मतलब एक वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट्स होंगे ना उनको हाइजेन का ये पोस्टुलेट है कि उनको आप एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करो ठीक है ओरिजिनल तो ऑलरेडी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था लेट से बर्थ था तो उस सरफेस पे इमेजिनरी सरफेस पे जितने पॉइंट्स हैं उनको एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो तो मतलब और भी इमेजिनरी बल्ब्स हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट सेकेंडरी the wave front at a later time the wave front at a later time is obtained by the envelope কোন গুলো তুই লিখছি তুই জিজ্ঞাসা করে থিওরিতে হোয়াট ইজ হাইজেন্স প্রিন্সিপাল তোকে লিখতে হবে মানে আমি এবার ভেঙে ভেঙে বলছি আই ডোন্ট থিংক হাইজেন্স প্রিন্সিপাল কি পস্টুলেট অমনি করে করা থাকে দুটোকে মিলিয়ে এমনি করে লিখতে হবে কি হ্যাঁ কি বলে বল कुछ भी अगेंस्ट মানে কি বলবো ও ড্রব্যাকস আছে ড্রব্যাকস